स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 17 पार्ट ए। ओके, इसके पहले ही हमने फिजिकल वेरिएबल मेथड देखा था स्टेट मॉडल को निकालने का, तो उसी के आगे कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पैरेलल आरएलसी नेटवर्क लिया है। इसके पहले हमने क्या लिया था, एक सीरीज आरएलसी नेटवर्क लिया था जो कि था कुछ ऐसा। ओके, ये सीरीज आरएलसी नेटवर्क था और इसमें सी के अराउंड हमने आउटपुट लिया था। यहाँ पे भी सेम चीज़ करेंगे, यहाँ पे भी सी के ही अराउंड आउटपुट लेंगे। ओके, और यहाँ इनपुट में हम क्या लेंगे, करंट सोर्स को लेंगे। क्योंकि ये आपका पैरेलल है तो यहाँ पे अलग अलग नोड के अंदर अलग अलग करंट आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे आई आर, आई एल, यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट होगी, उसकी नीड नहीं है। तो इसका वोल्टेज हो गया वी सी, तो वी आउटपुट वी सी के ही इक्वल हो गया, ये आपको दिख रहा है यहाँ से। और यहाँ पे भी वोल्टेज होगा वी एल, उसकी भी कोई नीड नहीं है। यहाँ पे भी वोल्टेज होगा वी आर, उसकी भी कोई नीड नहीं है। और तीनों ही वोल्टेज एक दूसरे के इक्वल होंगे। ओके, तो ये पैरेलल आरएलसी नेटवर्क हो गया। नीड किस किस की है, हमारे फिजिकल वेरिएबल क्या क्या होंगे, एक तो कैपेसिटर के थ्रू होगा वीसी और एक इंडक्टर के थ्रू होगा आईएल, दो ही हमारे होंगे फिजिकल वेरिएबल। तो यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमारी होती है ये स्टेट इक्वेशन, ये आउटपुट इक्वेशन, ये हमें लिख के लानी है। उसके लिए मेन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना ए बी सी डी निकालना है। ओके, तो हमारा इनपुट यू जो है वो आई के इक्वल है, क्योंकि आई हमारा जो करंट दे रहे हैं वही इनपुट है। ये हमें समझ में आ गया। ओके, अगर ये नहीं समझ में आ रहा हो तो फिर पीछे आप लेक्चर या तो आपने छोड़ दिया या आप भूल गए हो तो उस पर जाके देखें। तो आउटपुट क्या है, वी नॉट, ये आउटपुट है, तो वाई इजकल टू वी नॉट हो गया। फिजिकल वेरिएबल्स दो हैं हमारे, आई एल वी सी, और एक्स डॉट क्या है, दोनों का ही डॉट, आई एल डॉट और वी सी डॉट। ये सारी चीज़ें हमारी इनपुट वाली लगभग चीज़ें हो गई। अब देखो, क्योंकि ये पैरेलल है और पैरेलल में सॉल्यूशन निकालने का सबसे फास्ट ईजी तरीका है कि आपको नोडल लगाना पड़ेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा। ओके, तो आई इजकल टू आई आर प्लस आई एल प्लस आई सी। अब यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, उसको मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ कि नीदर इनपुट नॉर स्टेट वेरिएबल। ये जो आई सी है ना तो वो इनपुट है ना तो स्टेट वेरिएबल है, और जो आई आर है वो भी यही सेम चीज़, नीदर इनपुट नॉर स्टेट वेरिएबल। बट जो आई एल है वो हमारा स्टेट वेरिएबल है, उसका भी यूज़ करेंगे हम। ओके, तो ये चीज़ हुई। अब इसमें क्या करेंगे कि हम एक तरफ जो हमारा पहले इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन को। आई इजकल टू वी सी बाई आर, तो इसको आई आर को क्या लिखेंगे, वी सी बाई आर। क्यों, देखो एक बात समझो आप, यहाँ पे ये यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि जो वी आर है और वो वी सी के भी इक्वल है, वी एल के भी इक्वल है, और वही आपका वी ओ के इक्वल है, क्योंकि सब कुछ पैरेलल में है। तो वोल्टेज तो यहाँ पे चेंज हो ही नहीं रहा। जो आपकी फर्स्ट ब्रांच का वोल्टेज है वही आपकी दूसरी तीसरी चौथी ब्रांच तक आपका कैरी ऑन होगा। तो ये हमारा सब कुछ इक्वल है। तो हमने ये लिखा वी सी बाई आर। ओके, एक इसको लिखा आई आर को, फिर आई एल को एज इट इज़ लिखा, और आई सी को लिखा सी इंटू वी सी डॉट। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारा आई सी होता है तो वो सी और डी वी सी अपॉन डी टी के इक्वल होता है, या फिर वी सी डॉट के इक्वल होता है। तो इसी का यूज़ करके ये लिखा। अब हम क्या करेंगे, वी सी डॉट को एक तरफ लिखेंगे, जो हमारा फिजिकल वेरिएबल है उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन वी सी डॉट, और बाकी चीज़ों को दूसरी तरफ। ये हमारी पहली इक्वेशन आई। इससे क्या होगा, जब हम वी सी डॉट का कंपेरिजन करेंगे अलग अलग चीज़ों से, जो ये हमारा मैट्रिक्स होगा, तो इसकी वैल्यूज़ हमें यहाँ पे पता चल जाएंगी। दूसरी चीज़, ये तो बेसिक चीज़ निकल आई। अब क्योंकि यहाँ इंडक्टर है, कैपेसिटर है, तो उनके अराउंड जो इक्वेशंस हम लिख सकते हैं वो भी लिखेंगे। तो जो वी एल होता है वो हमारा एल आई एल या फिर एल डी आई बाई डी टी के इक्वल होता है, और ये डी आई एल डी टी भी लिख सकते हैं इसको, ये वी एल, और ये क्या हो जाएगा, एल आई एल डॉट। यही देखो यहाँ लिखा है एल आई एल डॉट, और वही वी एल वी सी के भी इक्वल है। तो इस तरीके से ये वी सी के भी इक्वल हो गया, तो ये भी लिख दिया। उसके बाद आई एल डॉट जो है वो वी सी बाई एल के इक्वल है। अब इसको आप यहाँ से देख सकते हो कि आई एल डॉट जो है, आई एल डॉट क्या है आपका, वो इसी इक्वेशन से निकला है। ये जो इक्वेशन है ना, इसी इक्वेशन से निकला है। आई एल डॉट को एक तरफ रहने दिया, वी सी बाई एल, तो ये चीज़ हो गई। इनको थोड़ा मैं एक्स्ट्रा चीज़ों को हटा देता हूँ। तो ये आपका हो गया। तो ये इक्वेशन 2 हमने निकाली। इक्वेशन 1 ऊपर थी, इक्वेशन 2 ये है। इक्वेशन 3 क्या कहती है कि जो वाई आउटपुट है वो आपका वी ओ के इक्वल है। वो तो हमें पता ही कि एग्जैक्ट आउटपुट वी ओ ही है, और वो वी सी के भी इक्वल है। ये इक्वेशन 3 हो गई। तो देखो इन्हीं को मैंने यहाँ पर रिराइट किया है इक्वेशंस को। ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन 1, और ये इक्वेशन 2, और ये इक्वेशन वाइट वाली 3। अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि इक्वेशन को रिराइट किया, क्योंकि अब हमें फाइनल आंसर लिखना है यहाँ पे। तो देखो एक्स डॉट इज ए एक्स प्लस बी यू के इक्वल होता है, सबको पता है, और हमारा जो वाई इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू के इक्वल होता है। तो देखो बेसिक चीज़ें ये दोनों सेम। आई एल वी सी फिजिकल वेरिएबल, ये किसकी जगह लिखे हैं, एक्स की जगह, जो कि दोनों इक्वेशन में एक्स मौजूद है, तो ये सेम। और ये वी आई जो हमारा यू है इनपुट, वो सेम। बाकी आप वैल्यूज़ को लिख दो। पहले से आउटपुट का देखो,
तो वी नॉट का आई एल के संग कोई रिलेशन नहीं है तो जीरो कर दिया, वी नॉट का वी सी के संग रिलेशन है इक्वल टू तो 1 कर दिया, वी नॉट का वी आई के संग कोई भी रिलेशन की इक्वेशन हमें नहीं मिली है तो जीरो कर दिया। उसके बाद यहाँ देखो आई एल डॉट का रिलेशन आई एल के संग नहीं है तो जीरो कर दिया, आई एल डॉट का रिलेशन वी सी के संग है तो 1/L कर दिया। वो आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो ये देखो आई एल डॉट इज सेकेंड इक्वेशन वी सी अपॉन एल के इक्वल है तो ये 1/L यहाँ से आ गया, इस वाली इक्वेशन से ये 1/L आ गया। और वी सी डॉट का रिलेशन आई एल के संग देखो ये जो वी सी डॉट, ये वी सी डॉट ही है, इसका रिलेशन आई एल के संग -1/c तो ये देखो -1/c आ गया। और वी सी डॉट का रिलेशन वी सी के संग तो ये देखो ये वी सी डॉट का रिलेशन वी सी के संग -1/RC तो देखो ये -1/RC आ गया। इस तरीके से आपने निकाल लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इन्हीं का आई एल डॉट और वी सी डॉट का वी आई के संग निकालोगे तो वी सी डॉट का वी आई के संग रिलेशन आ जाएगा, तो वी सी डॉट का रिलेशन वी आई के संग 1/c देगा आपको। ओके तो ये चीज़ हो गई हमारी। वन बाई सी ये वाला, तो ये हमने यहाँ पे एग्जैक्ट इक्वेशन सॉल्व कर दी। ठीक है, पहली वाली क्या है आपका स्टेट इक्वेशन है और नीचे वाली क्या है आपका, ये आपका आउटपुट इक्वेशन है। तो इस तरीके से ये क्या है सबसे दिमाग में बसा लेना है। सबसे पहला जो टाइप है वो आपका फिजिकल वेरिएबल मेथड है। ये देखो फिजिकल वेरिएबल मेथड सबसे बेसिक जो होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए, स्टेट मॉडल निकालने के लिए। ठीक है, ये आपको दिमाग में बात रख लेनी है। उसके बाद फेज वेरिएबल मेथड आएगा और वो आपका जो स्टेट डायग्राम में डायरेक्ट मेथड से रिलेटेड होता है। और फिर कैनोनिकल वेरिएबल मेथड आएगा जो कि आपका स्टेट डायग्राम में पैरेलल मेथड से रिलेटेड होता है। और एक आपका चीज़ बच गई सीरीज मेथड, सबसे आखिरी में स्टेट डायग्राम बनाने का तरीका है, वो भी ईजी तरीका होता है। तो 3 स्टेट मॉडल 3 स्टेट डायग्राम। तो ये हमारा फिजिकल वेरिएबल मेथड निपटा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ओके तो अच्छी बात है, एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो ये मीमो सिस्टम लेते हैं, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। ओके देखो आप खुद देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक वोल्टेज लिया जो कि इनपुट है V1, ये पहला इनपुट है। ऐसे ही इधर भी एक वोल्टेज लिया जो कि इनपुट दे रहा है V2, ये दूसरा इनपुट है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे ये इंडक्टर ले लिया L1 और ये इंडक्टर ले लिया L2 और एक बीच में दोनों की कॉमन ब्रांच में एक कैपेसिटर ले लिया, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर हो गया। अब एक रजिस्टर और एक R1 और R2 लिया, तो हम आउटपुट किसके थ्रू ले रहे हैं, देखो दो तो इनपुट थे V1 और V2 और आउटपुट दोनों ही रजिस्टर के थ्रू जो वोल्टेज है उसी का आउटपुट माना है। तो ये Y1 और ये Y2, मतलब इसको V1 V2 तो इनपुट हो गया तो फिर इसको Y1 Y2 मान लिया, या फिर VR भी लिख सकते हैं पर वो सब नहीं लिख रहे, तो Y1 Y2 डायरेक्ट। अब यहाँ देखो कुछ भी नीचे मत देखो, आप खुद बता सकते हो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर और एग्जाम्पल दिखा है कि यहाँ पे कितने फिजिकल वेरिएबल होंगे। तो यहाँ पे 3 फिजिकल वेरिएबल होंगे। क्यों, जितने भी हमारे इंडक्टर कैपेसिटर होते हैं, एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होते हैं, उनके नंबर के बराबर ही फिजिकल वेरिएबल होते हैं। तो L1 के अराउंड हो जाएगा I1 या फिर IL1 भी बोल सकते हैं उसको, IL1 भी बोल सकते हैं। L2 के अराउंड IL2 या फिर I2 और ये C के अराउंड वोल्टेज, तो VC ये वोल्टेज हो गया VC। तो ये चीज़ हो गई। और क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये जो करंट आपकी जा रही है इधर I1 और इधर निकल जा रही है I2, तो दोनों का जो डिफरेंस है I1 माइनस I2 वो आपका इसके अंदर जा रहा है कैपेसिटर के अंदर। इसकी भी नीड पड़ेगी तो इसलिए यहाँ पे इसको लिख लिया। और ये पहला लूप है, ये दूसरा लूप है, इनमें आपको KVL लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। और क्योंकि ये मैथ्स बनना है यहाँ पे, तो यहाँ पे नोडल तो लगेगा नहीं, KVL ही लगेगा। नोडल भी लगा सकते हैं पर उसकी ज़रूरत नहीं है, तो KVL लगेगा आपका। ओके तो इससे हमें इक्वेशंस बनानी है। और इक्वेशंस क्यों ही बनानी होती हैं, क्योंकि हमें A B C D की वैल्यू चाहिए, उनकी वैल्यू चाहिए, तो फिर आपको इक्वेशंस तो बनानी ही पड़ेगी। अब देखो इनपुट की बात कर लेते हैं, तो इनपुट वही हो गया आपका V1 और V2, इनपुट हो गया। आउटपुट Y1 Y2, ये सब पता ही है इनपुट आउटपुट। और स्टेट वेरिएबल की बात करें या फिर फिजिकल वेरिएबल की बात करें तो आपका I1 या I2 और VC, मतलब इसका क्या मतलब है IL1 IL2 और VC, पर इनको I1 और I2 ही लिखते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा लिखा हुआ है। तो ये हो गया। उसके बाद आता है X डॉट। ओके इसी का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डिफरेंशिएशन, तो I1 डॉट I2 डॉट VC डॉट। ये तो बेसिक चीज़ें हुई जो हमें सब पता चली कि क्या क्या गिवन है, क्या क्या हम इस्तेमाल करेंगे। अब उन्हीं को इस्तेमाल करके ये देखो यहाँ से क्या है कि नेटवर्क एनालिसिस का काम शुरू है। नेटवर्क एनालिसिस का यूज़ करके जो KVL है और इक्वेशंस को बना के फिर इनको इसमें हम ढालेंगे। ये जो हमारा ये जो इक्वेशन है पहली, इधर X डॉट वाली स्टेट इक्वेशन और इधर हमारा आउटपुट इक्वेशन, तो ये है। एक इंपॉर्टेंट और चीज़ है कि जो Y1 है वो -R1 I1 के इक्वल है, वो आप देख सकते हो।
देखो y1 आउटपुट क्या है, आउटपुट इज द वोल्टेज अक्रॉस R1। वोल्टेज अक्रॉस R1 का मतलब कि R1 और उसके अंदर से जितनी करंट जा रही है, तो R1 और I1 ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही तो Y1 होगा, और ऐसे ही Y2 क्या होगा, जो R2 रजिस्टर है उसमें से कितनी करंट जा रही है I2, तो R2 इंटू I2। ओके, इनको लास्ट में लिखा है फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन, तो इनको मैंने इसके बजाय ऊपर यहाँ पे भी लिख लिया, ठीक है। ये फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन ये आपको मैंने बताई थी है। और करंट के डायरेक्शन देखोगे और पोलरिटी देखोगे तो y1 जो है वो माइनस IL1 के या I1 के इक्वल है। क्यों, इसमें से करंट ऐसे बाहर निकल रही है, जबकि इस वाले y2 में करंट ऐसे एंटर कर रही है। तो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर, तो इसलिए दोनों के जो ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है, y1 और y2 की एक प्लस होगी और एक माइनस होगी। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब आते हैं अपना वापस नेटवर्क एनालिसिस पे। ओके, मैं स्क्रीन को स्टिल कर देता हूँ, ज़्यादा मूव नहीं कर रहा। तो पहला आपका क्या हो गया नेटवर्क एनालिसिस, तो ये आपका -V1, ठीक है, इसको आप ऊपर जाके देख सकते हैं -V1। फिर R1 वाला एलिमेंट था, देखो रिकॉल करने की कोशिश करो, ऊपर डायग्राम में क्या था, V1 था एक जो सोर्स था इनपुट, R1 था एक रजिस्टर, उसके अक्रॉस करंट जा रही थी I1, और उसके बाद फिर L1 था, ओके, या L1 ही था, उसके अक्रॉस जो करंट है वो I1 डॉट। क्यों, ये हम वोल्टेज लिख रहे हैं, ये जो KVL में क्या लिखते हैं, KVL का हर टर्म एक वोल्टेज को बताता है। तो VL क्या होगा, L di/dt, तो LI1 डॉट हो जाएगा ये, और फिर आखिरी वोल्टेज कैपेसिटर पे तो VC था। ये KVL पहले लूप में लगाई और इससे I1 डॉट को एक तरफ कर लिया। हमेशा कोशिश करो कि डॉट वाली, ठीक है, ये डॉट वाली चीज़ों को एक तरफ इक्वल टू करो, जैसे ये हो या फिर VC डॉट हो, कुछ भी हो, उनको एक तरफ करो। तो ये चीज़ हो गई, तो ये इक्वेशन 1 निकाल ली हमने यहाँ से। इसी तरीके से दूसरे लूप पे KVL लगाया, देखो दूसरे लूप पे आप जब KVL लगाओगे तो जब घुमाओगे सबसे पहले क्या पड़ता है, एक आपका कैपेसिटर पड़ता है जो दोनों के बीच में है। देखो इस तरीके से है ये, तो ये बीच वाला ये पहला लूप है, ये कैपेसिटर है, ये दूसरा लूप है। पहले लूप का जब इक्वेशन लिखोगे KVL का तो कैपेसिटर आखिरी में आएगा टर्म, और दूसरे लूप का जब इक्वेशन लिखोगे KVL का तो कैपेसिटर पहले ही आ जाएगा। तो यही चीज़ है, तो VC पहले ही आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे दूसरा टर्म क्या मिलेगा आपको, इंडक्टर मिलेगा। इस वाली ब्रांच में इंडक्टर मिल गया I2 डॉट, फिर R रजिस्टर मिलेगा R2 I2, और फिर आपका इनपुट मिलेगा V2। तो इस तरीके से I2 डॉट को एक तरफ लिखेंगे, बाकी चीज़ों को लिख लेंगे। ओके, और उसके बाद फिर एक इक्वेशन और बन सकती है, वो क्या बन सकती है वो देखो, ये जो आपका कैपेसिटर है VC, ओके, इस VC में देखें अगर, तो इसमें जो मैंने ये बताया था कि करंट का डिफरेंस एंटर कर रहा है, तो I1 माइनस I2 एंटर कर रहा है करंट का डिफरेंस। तो ये VC की वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं। तो VC क्या होता है, 1/c इंटीग्रेशन ऑफ I dt, पर I की जगह क्या यूज हो जाएगा, I1 माइनस I2, तो 1/c, और ये क्या दे देगा 1/c I1 इंटीग्रेशन ऑफ I1 माइनस I2 dt। तो VC हमें ये दे देगा 1/c इंटीग्रेशन ऑफ I1 माइनस I2 dt। तो VC डॉट निकालते हैं, VC डॉट हमें क्या दे देगा 1/c, और यहाँ से क्या करते हैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन मतलब डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो इधर का इंटीग्रेशन हट जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, VC डॉट इजकल टू 1/c I1 माइनस 1/c I2। तो ये थर्ड इक्वेशन आ गई। ये तीन इक्वेशन तो ये हो गई, ऊपर की दो इक्वेशन KVL से निकली, एक ये वाली निकली, चौथी पांचवी ये निकली। अब यहाँ पे मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, फिर लेक्चर लेंथी हो जाएगा। आपको मैंने इक्वेशन निकाल के बता दी, अब आपको उन इक्वेशन से जो कोफिशिएंट्स उठेंगे उनको यहाँ पे रख देना है। और देखो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ये आपका क्या है, स्टेट वेरिएबल्स है I1 I2 VC, दोनों में कॉमन रहेगा ऊपर नीचे। ये इनपुट है U1 U2 बोलो या V1 V2 बोलो, ये भी ऊपर नीचे कॉमन रहेगा V1 V2 ओके। ये आपका स्टेट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन I1 डॉट I2 डॉट VC डॉट इधर, ठीक है, ये X डॉट है, और इधर Y1 और Y2 ये आउटपुट। अब इनके बीच में जो ये आपकी मैट्रिसेस हैं 1 2 3 और ये 4, ये मैट्रिसेस आपको कंप्लीट करनी है। तो ये इन इक्वेशन से कोफिशिएंट को देख के आप कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं फेज वेरिएबल मेथड को। ये था आपका फिजिकल वेरिएबल मेथड, यहाँ पे फेज वेरिएबल मेथड देखेंगे। थोड़ा सा आपको देर में समझ में आएगा, पर एक बार समझ में आ जाएगा तो हो जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखना। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फेज वेरिएबल मेथड आर दोज वेरिएबल्स, ये बता रहे हैं वो वेरिएबल हैं दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम वन ऑफ द सिस्टम वेरिएबल, जो कि सिस्टम वेरिएबल से ही निकाले जाते हैं या फिर फिजिकल वेरिएबल से निकाले जाते हैं, ये कहने का मतलब है, एंड इट्स डेरिवेटिव, और उनके डेरिवेटिव से। तो अभी इस स्टेटमेंट का मतलब एकदम से समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा इसका। और क्या कह रहा है, यूजली द वेरिएबल चूजन इज द आउटपुट ऑफ द सिस्टम। तो जो वेरिएबल हम चूज करते हैं वो आउटपुट होता है सिस्टम का, उस जो सिस्टम का आउटपुट है उसी को एज अ वेरिएबल ले लेते हैं। इसका मतलब समझो एक क्वेश्चन लेते हैं तो उसका देखो फेज वेरिएबल जब भी आएगा ना, तो कुछ इस तरीके से आपका इक्वेशन होगा। एक तरफ आपका इनपुट है, ये आपका इनपुट है,
और दूसरी तरफ हमने क्या कर दिया, आउटपुट ले लिया सबसे पहले 3yt। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया कि ये बेसिक सा है। अब इसी yt के हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे डालते गए, 6 dy अपॉन dt, फिर 5 d2yt अपॉन dt2, फिर आपका 1 डॉट d3yt अपॉन dt3। अब हमसे पूछा कि स्टेट मॉडल बताओ। यहाँ पे एक इनपुट है, ये एक आउटपुट है, ये तो हमको दिख ही रहा है। अब देखो इसका ऑर्डर कितना, ऑर्डर हाईएस्ट वैल्यू वाली हो गई पावर, तो d3y अगर है तो ऑर्डर 3 हो जाएगा इसका। तो इससे हमें क्या पता चला कि 3 आपके वेरिएबल यहाँ पे स्टेट वेरिएबल होने चाहिए। ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि जितना ऑर्डर होता है उतने ही स्टेट वेरिएबल होने चाहिए। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं क्या लेते हैं कि x1y, ये जो हमने ऊपर कहा था ना कि द फेज वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम वन ऑफ द सिस्टम वेरिएबल्स एंड इट्स डेरिवेटिव। तो सिस्टम का वेरिएबल जो है, फिर हमने ये भी कहा कि जो वेरिएबल चूज करते हैं वो आउटपुट ऑफ द सिस्टम होता है। इसका मतलब देखो बेसिक से शुरू करते हैं। हमें कुछ भी नहीं पता कि तीनों हमारे वेरिएबल जो स्टेट वेरिएबल है वो क्या है, तो उनको हमने नेम कर दिया x1, x2 और x3। अब ऑब्वियस ही बात है, आपको इतना तो याद ही होना चाहिए कि जो हमारा वेरिएबल होता है स्टेट वेरिएबल, उसको x से डिनोट करते हैं, इसीलिए इसको x1, x2 और x3 हमने लिख दिया। अब हमने क्या कहा, जो हमारा एक जो स्टेट वेरिएबल है वो यूजुअली आउटपुट ऑफ द सिस्टम है और बाकी उसके डेरिवेटिव। तो देखो वही चीज़ करी कि पहला जो हमने x1 लिया उसको y के इक्वल ले लिया और बचे वाले को y डॉट और y डबल डॉट के इक्वल ले लिया। ओके, अब देखो इससे फ़ायदा क्या है, अभी हम y डबल डॉट तक पहुँचे हैं और हमारे क्वेश्चन में y ट्रिपल डॉट भी मौजूद है। ठीक है, d3yt अपॉन dt3 का क्या मतलब है, y ट्रिपल डॉट। तो जब हम अभी हमें जो ये लिखे हैं x1, x2, x3, इनका एक बार डिफ्रेंशिएशन और करना पड़ेगा। ये तो सबको पता है, आपको x डॉट निकालने के लिए जो x है उनका आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो x1 डॉट क्या बन जाएगा, y का डॉट बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे y था केवल। x2 डॉट y का डबल डॉट बन जाएगा और ये फाइनल x3 डॉट जो है वो y का ट्रिपल डॉट बन जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आई। अब यहाँ पे x3 डॉट की इक्वेशन को हम फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, जब ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में क्या करो कि ये जो d3yt अपॉन dt3 है, इसको एक तरफ करो, बाकी सबको दूसरी तरफ कर दो। तो ये क्या बना देगा, देखो इस तरीके से बना देगा, -5y डबल डॉट -6y डॉट -3y प्लस u इनपुट है। तो इससे इक्वेशन बनी। अब एक चीज़ और देखो आप, वो मैं यहाँ पे बताऊँ, हाँ, आप जब ये देख रहे हो कि x2 y डॉट के इक्वल है और y डॉट x1 डॉट के भी इक्वल है, तो इससे क्या निकल के आया कि जो x1 डॉट है वही x2 के इक्वल है। ओके, इससे क्या निकल के आया कि जो x1 डॉट है वही x2 के इक्वल है। ओके, ये चीज़ निकली। फिर क्या हुआ कि x3 जो है वो y डबल डॉट के इक्वल है, पर यह हमें पता है कि y डबल डॉट x2 डॉट के इक्वल है, तो x2 डॉट ही x3 के इक्वल हो गया। ये दो रिलेशन और बने। और एक सबसे बेसिक रिलेशन कि हमारा जो y है वो x1 के इक्वल है। ओके, जो आउटपुट है वही x1 के इक्वल है, तो जो हमने सबसे शुरू में ही लिया था कि पहला ही स्टेट वेरिएबल हमारा आउटपुट के इक्वल है। तो ये कुछ इतनी सारी इक्वेशंस यहाँ से बन के आए। देखो अब इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे और एक्चुअल में हमें करना क्या है, करना वही काम है जो हम स्टेट मॉडल पीछे वाले केसेस में कर रहे थे, फिजिकल वेरिएबल केसेस में कर रहे थे। ओके, ये हमने पहले लिखी स्टेट इक्वेशन, दूसरी लिखी आउटपुट इक्वेशन, और हमें चाहिए क्या, हमें ABCD की वैल्यू चाहिए बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। तो देखो यहाँ पे x1 डॉट, x2 डॉट, x3 डॉट, यहाँ पे हमने खुद से लिए हैं स्टेट वेरिएबल, वो लिए थे x1, x2 और x3। ओके, हमें कुछ पता नहीं है पहले से, ये हमने इनपुट ले लिया u, ऐसा ही इनपुट ले लिया इधर u, ऐसा ही यहाँ पे x1, x2 और x3 ले लिया। अब देखो x1 डॉट और x1 का क्या रिलेशन है, तो अब चेक करोगे 0, x1 डॉट का x1 से कोई रिलेशन नहीं है, पर x1 डॉट का x2 से जरूर रिलेशन है, तो देखो यहाँ पे 1 और फिर से 0। ऐसे ही x2 डॉट का रिलेशन x3 से जरूर है। ओके, तो यहाँ पे 1 और शुरू के अंदर 2 0, ये आप ऊपर से चेक भी कर सकते हो। ओके, देखो इस वाली इक्वेशंस को देखो, अगर मैं दिखाऊँ आपको, ये जब आप इसको देखोगे तो x1 डॉट x2 के इक्वल है, मतलब x1 का जो डॉट है वो एक अगले वाले फिजिकल वेरिएबल के इक्वल है x2 के, और x2 का डॉट x3 के इक्वल है। यही चीज़ हमने यहाँ इस्तेमाल करी है। तो ये कुछ इस तरीके से डायगनली आपका ये मैट्रिक्स भरने की कोशिश करेगा। और x3 डॉट जो है फाइनल वाला, x3 डॉट जो है वो -3, -6, -5। तो देखो फाइनल वाला जो ये था x3 डॉट, जो कि y ट्रिपल डॉट के इक्वल था, तो वो एक बड़ी सी इक्वेशन के इक्वल था। ये बड़ी सी इक्वेशन है, इसके अलग अलग कोफिशिएंट है, तो इसके कोफिशिएंट का इस्तेमाल कर लेना है आपका, -5, -6, -3। तो देखो यही, अब ये -3, -6, -5, इनका मैचिंग कैसे हो रहा है वो आप देख लोगे। x3 डॉट को जब आप मिलाओगे x1 से तो आपको -3 मिलेगा।
ओके, तो ये कोफिशिएंट है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या उसी इक्वेशन के जो ऊपर था हमारा। ओके, सबसे पहली जो इक्वेशन थी, जो बड़ी सी इक्वेशन दी थी, जब आप इसके कोफिशिएंट को देखोगे, देखो 3, 6, 5 और उसी का माइनस हमें कर लेना है, तो ये हो गया। अब इधर देखेंगे कि इसी x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट का जब रिलेशन u से देखेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, 0 0, लेकिन x3 डॉट जो है वो u के इक्वल है। ओके, ये कैसे है ये देखो, x3 डॉट तो है हमारा, x3 डॉट ये है, x3 डॉट y ट्रिपल डॉट के इक्वल है, और y ट्रिपल डॉट और u का देखो ये कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, इसको मैं हाईलाइट करके दिखाऊं कि ये आपका y ट्रिपल डॉट है और ये u है। जब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको 1 कोफिशिएंट मिलेगा, तो वही कोफिशिएंट हमने यहाँ पे लिया, ये 1। ओके, और उसके बाद फिर y और इसका देखेंगे, तो y का x1 x2 x3 के संग देखेंगे तो केवल x1 के संग रिलेशन है, ये आपको पता है ऊपर कि y इक्वल टू x1। एक्चुअल में जो पहला ही स्टेट वेरिएबल था वो y के इक्वल हमने लिया था, और y का u के संग कोई भी रिलेशन नहीं है। तो इस तरीके से आपका हो गया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि ये जो फॉर्म होती है जिसमें आपका रो में मौजूद होता है ये 3 वैल्यूज़, तो वो आपका कंट्रोलेबल फॉर्म होती है, कंट्रोलेबल फॉर्म जो रो वाइज होती है। इसी तरीके से आपकी एक होती है ऑब्जर्वेबल फॉर्म, तो जैसे कि ये है, ये वाली, यहाँ पे आपका जो ये कोफिशिएंट मिलेंगे ये कॉलम में मिलेंगे, तो जब कॉलम में मिलेंगे तो ये आपका ऑब्जर्वेबल फॉर्म होगा। ये कॉलम के लिए है ऑब्जर्वेबल फॉर्म और आपका रो के लिए है कंट्रोलेबल फॉर्म, ये याद रखेंगे, कोफिशिएंट कॉलम में होंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि स्टेट मॉडल ऑब्टेन्ड, ठीक है, ये देखो स्टेट मॉडल जो हमें मिला है यूजिंग फेज वेरिएबल मेथड विल बी ईदर इन कंट्रोलेबल फॉर्म। तो ये जो स्टेट वेरिएबल मिलता है हमें या तो ये कंट्रोलेबल फॉर्म में होगा या तो ये ऑब्जर्वेबल फॉर्म में होगा, इन्हीं दोनों में से किसी फॉर्म में होगा हमेशा। ऐसा क्यों? जो ये फॉर्म है 0 1 0 0 0 1 और फिर एक पूरी की पूरी कॉलम में कोफिशिएंट, या फिर 0 0 1 0 इस तरीके से रो में, फिर 0 0 1 और फिर हमका एक पूरे रो में कोफिशिएंट, वो हमारा कंट्रोलेबल फॉर्म है। तो ये दोनों ही फॉर्म आपको इस तरीके के जो फॉर्म है वो ऑब्जर्वेबल या फिर कंट्रोलेबल फॉर्म है। उसके बाद आगे बात करते हैं ऑब्जर्वेबल फॉर्म जो है उसको हम ट्रांसपोज भी कर सकते हैं और उससे कंट्रोलेबल फॉर्म बना सकते हैं। कैसे? आपका अगर कंट्रोलेबल फॉर्म है उसमें जो आपका पहले मान लो ऑब्जर्वेबल फॉर्म है आपके पास, ओके, उसके अंदर ए है, तो वो कैसे निकाल सकते हैं हम? ए ट्रांसपोज करके, ओके। ये फिर बोला जाए तो कंट्रोलेबल फॉर्म का जो पहला वाला वो निकलेगा तो आप इसका ए इस्तेमाल करो, उसका ट्रांसपोज कर दो, और डी इस्तेमाल करो, उसका ट्रांसपोज कर दो, ठीक है। ये पर अगर आपको बी निकालना है या सी निकालना है तो उसके लिए अपोजिट वाले के ट्रांसपोज करते हैं। तो ये मैंने स्टार मार्क करके लिखा हुआ है कि सी और बी के लिए बी ट्रांसपोज आप सी से निकालो, सी ट्रांसपोज आप बी से निकालो, ओके, ये याद रखो। सी ट्रांसपोज मतलब बी से निकलेगा, और अब या फिर बी जो होगा वो सी ट्रांसपोज के इक्वल होगा, ये कह सकते हैं, या फिर सी जो होगा वो बी ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो बी और सी हमेशा अपोजिट देते हैं। तो ये पूरा कंक्लूजन हुआ इसका। अब क्या करते हैं कि स्टेट डायग्राम जो हमारा है, ये हमने क्या देखा था कि 3 हमारे स्टेट मॉडल मेथड थे और 3 हमारे स्टेट डायग्राम। तो पहला फिजिकल वेरिएबल मेथड और फेज वेरिएबल मेथड हमने पढ़ लिया। अब जो फेज वेरिएबल मेथड है वो रिलेटेड है आपके स्टेट डायग्राम के डायरेक्ट मेथड से, तो अब इस डायरेक्ट मेथड को भी पढ़ लेते हैं, ओके। तो डायरेक्ट मेथड ऑफ द स्टेट डायग्राम, तो अब देखो क्योंकि ये हम फेज वेरिएबल मेथड से रिलेटेड है ये, तो जो फेज वेरिएबल मेथड हमारा था, ओके, पी फॉर फेज, तो उसी तरीके की इक्वेशन यहाँ पे होनी चाहिए, तभी हम क्या बना सकते हैं, डायरेक्ट मेथड बना सकते हैं स्टेट डायग्राम का। तो देखो उसी तरीके की सेम इक्वेशन यहाँ पे आपको मौजूद है, ये d3yt अपॉन dt3 फिर 5 6 की सेम इक्वेशन है ut। अब देखो यहाँ पे कुछ तरीके हैं इसको करने के। आपको क्या करना है, आपको स्टेट डायग्राम बनाना है, तो इसको आपको मेसन्स फार्मूला की तरह बनाना पड़ेगा, तभी वहाँ से हम एसएफजी बना सकते हैं। तो देखो मेसन फार्मूला बनाने के लिए सबसे पहले ये जो आपकी बड़ी सी इक्वेशन थी इसको y अपन u के फॉर्म में बना लो, ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन के फॉर्म में बना लो। ये स्टेप 1 है कि फॉर्म ट्रांसफर फंक्शन। स्टेप 2 क्या कह रहा है कि देन रेशनलाइज ट्रांसफर फंक्शन बाई हाईएस्ट पावर ऑफ s। देखो इस ट्रांसफर फंक्शन में हाईएस्ट पावर ऑफ s क्या है, s क्यूब, तो हमें क्या कर देना है कि s क्यूब से रेशनलाइज कर देना, मतलब s की पावर -3 और s की पावर -3 ऊपर नीचे, ठीक है, रेशनलाइज करने का ये तरीका मल्टीप्लाई कर देना है। तो नीचे क्या बन जाएगा, पहला टर्म बन जाएगा 1 और बाकी टर्म कुछ इस तरीके से बनेंगे। तो हमें क्या करना है, उनको ब्रैकेट के अंदर ले लेना है। क्यों? क्योंकि जो मेसन्स फार्मूला होता है उसके डिनोमिनेटर में 1 माइनस समथिंग करके फॉर्म होता है, तो उसी तरीके से करेंगे। अब देखो एक चीज़ हमने क्या सीखी थी कि कोई भी स्टेट डायग्राम, कोई भी एसएफजी सिग्नल फ्लो ग्राफ आपका स्टेट डायग्राम तब होगा जब वहाँ पे इंटीग्रेटर मौजूद हो, तभी होगा, वरना नहीं होगा,
ओके, तो इंटीग्रेटर मौजूद होंगे तो होगा, तो देखो यहाँ पे s की पावर -3 मौजूद है, मतलब यहाँ पे 3 इंटीग्रेटर। देखो s से s की पावर -3 तक पहुँचने के लिए आपको पहले s की पावर -1 पे जाना पड़ेगा, फिर s की पावर -2 पे, फिर s की पावर -3 पे, और हर बार आपको s की पावर -1 बनाने के लिए एक इंटीग्रेटर चाहिए, तो इंटीग्रेटर यहाँ पे चाहिए। ओके, तो ये देखो ये चीज़ हो गई। फिर ऑप्शन ये आपका स्टेप बी हो गया, ये स्टेप सी हो गया कि रेशनलाइज टू गेट अ इंटीग्रेटर, तो इसको रेशनलाइज कर दो इंटीग्रेटर फॉर्म के लिए। अब ये आपका एक एसएफजी इक्वेशन है, पर यही आपका एक स्टेट डायग्राम इक्वेशन भी है, स्टेट डायग्राम भी यहीं से बना सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें इंटीग्रेटर मौजूद है। अब देखो ये आपका स्टेप सी में देखा हमने, स्टेप डी पे आते हैं। स्टेप डी में क्या करना है कि नंबर ऑफ नोड्स कैलकुलेट करने हैं हमें, कि कितने नोड्स होंगे। ओके, ये कैलकुलेट करने, नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे? 3 तो आपके बेसिक रहते हैं कि एक इनपुट नोड, एक आउटपुट नोड, एक स्टेट वेरिएबल का, और जितना उसका ऑर्डर होगा उतने और नोड होंगे। मतलब यहाँ पे देखो 3 ऑर्डर था। देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स है, पॉज करके आप देख भी सकते हो, सब इसमें मौजूद है इस समय स्क्रीन पे, स्टेप डी तक। इसका ऑर्डर 3 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स हो गए 3 + 3 मतलब 6 नोड्स हो गए आपके पूरे। तो देखो इसको बनाते हैं। सबसे पहले एक नोड बनाओ यू का, इनपुट का, फिर एक नोड ये बनाया, ये आपका आउटपुट का नोड बना, इसको मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये आपका आउटपुट का नोड बना। एक आपका स्टेट वेरिएबल का नोड बनेगा, जो कि आपका ये हो गया, ठीक है ये। फिर आपका 3 और बनेंगे, 1 2 3। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से जैसे इनपुट से डाला 1, आपको हर बार एक इंटीग्रेटर लगा देना है, तो 1/s यहाँ पे, 1/s यहाँ पे, 1/s यहाँ पे। तो ये जो तीनों, ये जो है, ये पाथ है और ये वाला पाथ है, ये तीनों ही इंटीग्रेटर को शो कर रहे हैं। ओके, ये बेसिक तरीका है कि आप कैसे स्टेट डायग्राम बना रहे हो। और फिर क्या करो, इन्हीं तीनों में फीडबैक कर दो, और जो इसका कोफिशिएंट है आपको जो ट्रांसफर फंक्शन की इक्वेशन से मिला है। देखो ट्रांसफर फंक्शन की इक्वेशन जब हमने इस तरीके से लिखी, तो आपको यहाँ पे देखो क्या मिला, -5, -6 और -3, इन्हीं को यहाँ पे रख दो, तो ये आपका स्टेट डायग्राम बन जाएगा। मेक इट अकॉर्डिंग टू सिग्नल फ्लो ग्राफ इक्वेशन, जो आपकी मेसन्स फार्मूला की सिमिलर जो हमने इक्वेशन बनाई, एक्चुअल में वो मेसन्स फार्मूला नहीं है बट उसके सिमिलर है, तो वो हमको यहाँ पे कर देना है। तो देखो ये -5, ये -6 और ये -3 आपका बन गया। तो ये -3 वाले को थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके, ये आपका बन के आ गया। इस तरीके से हम स्टेट डायग्राम बना सकते हैं, बेसिक सा था, कोई यहाँ पे चीज़ें नहीं थी। अब बात करते हैं हाउ टू गेट द स्टेट मॉडल फ्रॉम स्टेट डायग्राम। इसी का अपोजिट चलते हैं। अगर आपके पास स्टेट डायग्राम है, आप उससे स्टेट मॉडल कैसे बना सकते हैं। तो देखो एक चीज़ समझो कि आउटपुट ऑफ इंटीग्रेटर जो है वही आपका स्टेट वेरिएबल है। कैसे? देखो यहाँ पे x3 डॉट होना चाहिए, सबसे बड़े वाला जो आपका स्टेट वेरिएबल है उसका डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेटर क्या करता है कि आपका जो डिफरेंशिएशन है उसको कैंसिल कर देता है। मतलब जो x3 डॉट है, अगर उसी x3 डॉट को आप एक इंटीग्रेटर से भेजोगे, ये इंटीग्रेटर है, तो वो उसको x3 बना देगा। बेसिक सी बात है। तो देखो इसके बाहर आपको ये x3 मिल गया, अगली बार आपको x2 मिल गया, और अगली बार आपको x1 मिल गया, जबकि जहाँ x3 था वहीं पे x2 डॉट था। और ये जो हमने ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया था फेज वेरिएबल का, उसमें भी ये देखा था कि x2 डॉट ही x3 के इक्वल है, x1 डॉट ही x2 के इक्वल है। इस तरीके से ये चीज़ें। बाकी देखो सिग्नल फ्लो ग्राफ या फिर स्टेट डायग्राम वैसा ही, ये 1/s, ये 1/s और ये 1/s, सेम वैसा ही, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। और क्या क्या यहाँ पे मैप हो सकता है? देखो जो जो मैप हो सकता है उसको मैंने ब्लू सर्कुलर बॉक्सेस में डाल दिया। देखो वो x1 जो है वो y1 के इक्वल है, जो पहला ही स्टेट वेरिएबल होता है वो आपका आउटपुट होता है, ये हमें पहले से पता है। तो ये चीज़ भी, 3 अलग अलग चीज़ें हमें पता चली। तो देखो x1, x2, x3 आर आउटपुट ऑफ द इंटीग्रेटर, x1 डॉट, x2 डॉट, x3 डॉट आर इनपुट ऑफ द इंटीग्रेटर। और ये हमारी इसके जो फीडबैक पाथ है, ये इसके कोफिशिएंट हो गए। अब इन्हीं कोफिशिएंट का इस्तेमाल करके लिखेंगे इक्वेशन। तो x1 डॉट जो है इजकल टू सम ऑफ ऑल इनकमिंग ब्रांचेज इजकल टू x2। देखो x1 डॉट जो है यहाँ से देखो ये दिख रहा है कि x1 डॉट इज x2 के इक्वल है, ये पता चल गया। और x3 डॉट जो है वो x3 के इक्वल है, सॉरी x2 डॉट जो है वो x3 के इक्वल है, ये x1 डॉट है, तो ये पता चल गया। x3 डॉट जो उसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो x3 दे देगा आपको। तो x2 डॉट जो है वो आपका x3 के इक्वल है। देखो ये x किसकी बात करें, हाँ x2 डॉट की, ये वाली इक्वेशन, और इसके पहले ये थी। तो ये क्या है, x2 डॉट इज इक्वल टू x3। और एक और क्या है, x1 इज इक्वल टू y। देखो ये इक्वेशन हो गई फाइनल वाली, x1 इज इक्वल टू y, तो ये चीज़ हो गई। और एक जो सबसे बड़ी इक्वेशन होती है कि x3 डॉट इज इक्वल टू समथिंग समथिंग समथिंग। और ये सारी चीज़ें हमने निकाली कहाँ से? मेन बात क्या है, ये सारी चीज़ें निकाली हमने ऊपर के स्टेट डायग्राम से। सबसे मेन चीज़ ये है। और ये आपके कोफिशिएंट हो गए जो कि फीडबैक पाथ में जा रहे थे, -3, -6, -5, ये हो गए।
अब इनसे क्या करो, वापस से अपना जो फॉर्म होता है आपका स्टेट इक्वेशन और आउटपुट इक्वेशन का, एक्स डॉट इजकल टू समथिंग एक्स, मतलब समथिंग मतलब ए एक्स, फिर बी यू, फिर नीचे वाई इजकल टू सी एक्स और डी यू। तो ये बना दो, देखो वाई और यू का कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ पे जीरो बना दो। वाई और एक्स का एक रिलेशन है केवल, कैसा, ये जो एक्स है ना, एक्स अपने आप में क्या है, x1 x2 x3 है। देखो इनको यहाँ पे मैंने इलिबरेट करके नहीं लिखा तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा। तो y का x1 के संग में केवल रिलेशन है, तो यहाँ पे 1 और बाकी 0 0 कर दो। ऐसे ये वाला x भी x1 x2 x3 है ये वाला, और u तो u ही है, तो u के लिए भी देखोगे तो x डॉट का रिलेशन केवल u के संग है, ठीक है, u1 u2 u3 में से u3 के संग, यहाँ पे 1 0 0 1। और यहाँ पे आप पहले सीख ही चुके हो, उस तरीके से कर दो 0 1 0 0 0 1, और आप इन ऊपर के इक्वेशन से भी देख सकते हो। और बाकी नीचे आपके तीनों कोफिशिएंट आ जाएंगे, या तो रो में आएंगे या तो कॉलम में आएंगे, -3 -6, क्योंकि ये तो सेम इक्वेशन था तो हम डायरेक्ट कर ले रहे हैं। और नहीं भी होगा तो ये जो हमने ऊपर ये इक्वेशंस लिखी हैं, ठीक है, ये 1 2 और ये 3 और ये 4, इन चारों का इस्तेमाल करके हम इस पूरे स्टेट मॉडल को बना सकते हैं, भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लेक्चर 17 खत्म होता है, फिर देखेंगे कैनोनिकल वेरिएबल मेथड, ओके, और 17B में, और कैनोनिकल वेरिएबल मेथड से ही जुड़ा हुआ है पैरेलल मेथड। तो इन दोनों को, एक तो स्टेट मॉडल का तरीका और पैरेलल मेथड स्टेट डायग्राम का तरीका, एक ही लेक्चर में देखेंगे, लेक्चर 17B।